नमस्कार। संडे दोपहर 2 बजे संडे सत्संग का समय। आपको ध्यान होगा पिछले संडे से हमने इसे बदल के अब संडे सत्संग कर दिया है। झूठ की इस दुनिया में जहां ऊपर से नीचे तक टीवी से लेके सब तरफ चारों तरफ से झूठ का प्रहार हो रहा है, इस बीच 1 घंटे सत्य का संग। इस सत्संग में सिर्फ आपको मेरा भाषण नहीं सुनना पड़ेगा, इसके साथ संगीत होगा, व्यंग होगा, कुछ विरासत की बात होगी, अलग-अलग रंग को और सब बातों को हम 1 घंटे में समेटने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आपके सवाल-जवाब के लिए जगह होगी विमर्श में। सवाल आप अभी से भेज सकते हैं क्योंकि केवल 5 सवालों का जवाब देंगे इस बात से। और वो सवाल रहेंगे किसान आंदोलन के बारे में जो कुछ है। आज हम चर्चा किसान पे करेंगे, तो किसान आंदोलन, किसान बिल से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, आप अभी से भेजना शुरू कर दीजिए। 5 सवालों को चुनेंगे, केवल उनका जवाब देंगे। पिछली बार भी हमने किया था, शुरू में कुछ विशेष गीत, संगीत, कुछ विशेष हर बार लेके आएँगे, किसी विशेष कलाकार को, किसी विशेष बातचीत को। उसके बाद विचार, किसी एक सवाल पे। आज चुना है एमएसपी का सवाल। आने वाले दिनों में बहुत हम एमएसपी के बारे में चर्चा सुनेंगे। ये क्या है एमएसपी? क्यों होनी चाहिए? कैसे लागू की जा सकती है? फिर व्यंग। व्यंग में आज पुष्पा दीदी, हम सास और बहू की कुछ बातचीत सुन। विरासत में आज याद करेंगे एक विशेष हस्ती को। फिर विमर्श, जिसमें सवाल जवाब और विकल्प में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में 1-2 विचार। आज एक विशेष दिन है, 27 सितंबर। मैं कई बार वीडियो करता हूं, आप पीछे एक स्केच देखते होंगे, तस्वीर को पीछे दिख रही है आपको उस तरफ? तस्वीर नहीं है, स्केच है। यह है किशन पटनायक का। किशन पटनायक मेरे राजनीतिक गुरु, लेकिन केवल मेरे राजनीतिक गुरु नहीं, इस देश के पूरी जो समाजवादी परंपरा थी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली, इन सबकी जो परंपरा थी, उस परंपरा को आज के जमाने से जोड़ने के पुल का काम किशन जी ने किया। उन किशन जी की आज पुण्यतिथि। आज से 16 साल पहले भुवनेश्वर में उनका निधन हुआ था। आज का दिन है उन्हें याद करने का। तो विरासत में किशन जी के एक राजनीतिक आंदोलन के बारे, समाजवादी आंदोलन के साथ ही लिंगराज से हम बात करेंगे, किशन पटनायक के बारे में। वैसे आज प्रधानमंत्री ने मन की बात भी कर दी है, हर आखिरी संडे को करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहानी किस्से के गुण बताए। कहानी अच्छी बताते हैं, कहना पड़ेगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए कितनी आजादी आ गई है, किसान विधेयक से कितना फायदा हुआ है, किसान देश में क्या कहानी बता रहे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री ज्यादा बोले नहीं। लेकिन हम शुरुआत उसी से करेंगे, विशेष से। विशेष में आज हम सुनेंगे पंजाब की कुछ आवाज, पंजाब के लोकगीत की आवाज, एक ऐसे एक्टिविस्ट से, स्कॉलर से, जो कि लोकगीतों पर रिसर्च भी करती हैं, वहां घूमती भी हैं, लोगों से बात भी करती हैं और गाती भी। मेरे साथ राजीव ध्यानी भाई हैं। इस पूरे संडे सत्संग में हमारे सत्संगी रहेंगे राजीव ध्यानी जी। पिछली बार भी मैंने परिचय करवाया था। वैसे इन्हें लोग ज्यादा प्रणाम वालेकुम वाले चचा के भतीजे के रूप में जानते हैं। राजीव भाई, ये जो किसान आंदोलन का पूरा उफान हुआ है, उसमें मैंने देखा खासतौर पे पंजाब में तमाम कलाकार, गायक, लेखक, कवि सब जुड़ गए। बाकी देश में भी आपको ऐसा दिख रहा है? बाकी देश में भी आवाजें जुड़ रही हैं, कवियों की, कलाकारों की, रंगकर्मियों की। और चूंकि संयोगवश कल भगत सिंह का, हमारे हीरो, हमारे नायक भगत सिंह का जन्मदिन है और उससे एक दिन पहले हम ये कर रहे हैं, तो इस अवसर पर बहुत सारे लोग जो भगत सिंह के अनुयायी हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग देश भर में कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की आवाज हमेशा एक खास आवाज रही है। पंजाब में हमेशा से किसान आंदोलनों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है और पंजाब की लोक परंपरा, लोक विरासत भी अपने आप में बहुत मजबूत विरासत है। तो हमेशा से पंजाब के लोग तो इस मामले में देश भर में अग्रणी रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि
पंजाब की ही हमारी एक साथी आज हमारे बीच में कुछ बातचीत करेंगी। तो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं क्या अमनदीप जी? हाँ जी सर। हाँ, जुड़ गई है, देख रहा हूँ मैं उन्हें। अमनदीप फरीदकोट पंजाब से। फरीदकोट ये सब इलाका जिसे पंजाब का मालवा कहा जाता है, पंजाब की किसानी का और पंजाब की किसान आंदोलन का, दोनों का गढ़ है ये इलाका। वहां से अमनदीप हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है। जी आया नू, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना। जी धन्यवाद, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जी अमनदीप, आप अब शुरू होइए। जी, जो मेरे साथी लाइव देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से विद्रोह जो है पूरे वो जोर शोर से चल रहा है। हमारे किसान चाहे मजदूर हो, हमारे पंजाब का कोई भी वर्ग है, वो इस नीति से खुश नहीं है जो बिल मोदी सरकार लेकर आई है। हमारी खेती बाड़ी जो है हमारे धंधे की, आर्थिकता की, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर यही हमारे हाथों में नहीं रहेगी तो लोगों के पास बचेगा क्या? हम सभी, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, हम सभी लोग जो इस खेती बाड़ी पे ही निर्भर करते हैं, अगर इसको ही खतरा हो जाएगा तो लोगों का सड़क पर आना लाजमी हो जाएगा। अगर इसकी संसद जो है वो चुप हो जाएगी तो जोगेंद्र यादव जी जैसे बोलते हैं, तो फिर सड़कों का बोलना लाजमी हो जाता है। तो आपने पिछले दिनों से देखा होगा मीडिया में भी, हम भी आज ही गांव में एक मीटिंग करके आए हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं, यूथ फॉर स्वराज की ओर से हम लोग जा रहे हैं। आज हम मेरे ही गांव में हमने मीटिंग करी थी, तो लोगों के मन में इस बारे में रोह है, वो खुद ब खुद आ रहे हैं। पहले हमें बताना पड़ता था कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन आज लोगों को खुद इस बात की समझ आ रही है कि वो चोर जो है वो हमारे घर में घुस चुका है और आज जो है हमें सड़कों पर आना लाजमी हो गया है। तो इस तरह से पंजाब का कोई भी वर्ग नहीं है जो आज पंजाब के किसानों का साथ ना दे रहा हो। आपने देखा होगा खासकर जो हमारे सिंगर्स हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में पूरी यूनिटी के साथ हमारे लोगों के साथ आ रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि अगर पंजाब के लोग खुशियों में हमें अपने घरों में बुला सकते हैं, तो आज जब पंजाब के सर पे मुसीबत आन पड़ी है तो उनके दुख में भी हमें शामिल होना जरूरी है। जी अमनदीप, और हम सब आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ राजीव भाई। नहीं, मैं भी वही कहने वाला था कि आप चूंकि गांव में घूम रही हैं, आज सुबह आपसे बात हुई तो आपने बताया कि आज आपका 3 गांव में जाने का प्लान है। अभी भी शायद आप फील्ड में ही निकली हुई हैं, किसी गांव से ही बात कर रही हैं। जी। तो क्या वहां पर रेस्पॉन्स है? एक तो ये, और दूसरा हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि आपका बड़ा इंटरेस्ट रहा है लोकगीतों में, लोक विरासत को संजोने का, और खासतौर पर लोकगीतों के जरिए कुछ नए प्रयोग आप कर रही हैं। तो एक थोड़ा सा उसके बारे में बता करके फिर आप एक गीत सुनाइए अपना। जी, जैसे कि जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो इन लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। हमारे जो लोग हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था। आज हमने उनसे जाकर बात की, उनको जो है उन की ही भाषा में इन तीनों बिलों के बारे में हमने बताया कि असल में ये कैसे हमारे लिए खतरनाक हैं। आज से 15-16 दिन पहले ही मैं गांव में जब थी तो लोगों से ये सुनने को मिल रहा था कि ये तो भाई बहुत अच्छे हैं। जो देश का मुख्य धारा का मीडिया है, जो वो लोगों को बताएगा, लोगों की राय वही बन जाती है। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को उनकी ही भाषा में बताएं कि क्या ये भाषा की क्या राजनीति खेल रहे हैं। क्या लोगों को अच्छी तरह से पता ही नहीं है कि ये बिल किस तरह से नुकसान करेंगे। तो लोग आज सुनना चाह रहे हैं। हमारे आज बिना बुलाए बहुत सारे लोग, हम इतनी जल्दी हम सुनेहा भी नहीं दे पा रहे थे सबको, तो फिर भी लोग सुनने के लिए जैसे जैसे उनको पता चला वो हमारे पास आए। उनको उनकी ही भाषा में हमने जब समझाया, और यही एक तरीका रहता है हम लोगों को समझाने का। तो इसमें गीत संगीत है, जो लोगों का संगीत है, उनकी ही भाषा का संगीत है, वो ही उनके दिल को छू जाता है और उसके माध्यम से हम अच्छी तरह से समझा पा सकते हैं।
जैसे कि मैं पंजाबी लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा लोकगीतों में इंटरेस्ट है। मैं पुराने जो फोक है हमारे पंजाब का, पंजाब फोक सॉन्ग्स हैं, वो यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए उनके साथ साझा करती रहती हूँ। जैसे पिछले समय में मैंने संतराम उदासी जी के गीत साझा किए थे। वो संतराम उदासी जी को हम लोक कवि कहते हैं, क्योंकि वो लोगों की भाषा में, उनके गांव की भाषा में बात करते हैं, जुझारू गीत होते हैं उनके। इस तरह जैसे आज हमारा माहौल बना हुआ है पंजाब में, आज पूरा पंजाब सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे है, तो उसके संबंधित में एक गाना जो गीत है आपसे वो साझा करने के लिए, जैसे आपने मुझे कहा, मैं करना चाहूंगी कि ये गीत है, मैं पंजाबी में सुनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि इसका ये मतलब निकलता है कि जब आप पंजाब पे मुसीबत आन पड़ी है, तो ये खेतों के जो पुत्र हैं वो जाग चुके हैं, अभी ये पीछे नहीं हटेगी। तो मैं आपको ये गीत साझा करने वाली हूँ। छिड़ जद पुठे रात पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने, छिड़ जद पुठे राग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने, साडियां फसलां वल कीवें ने, साडियां फसलां वल कीवें ने, दिखदे तेरे बाग पए ने, छिड़ जद पुठे राग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। वो कह रहे हैं कि आप हमारी फसलों की तरफ क्या देख रहे हैं, आपके बाग हमें दिख रहे हैं जो हमारी ही फसलों की वजह से बनते हैं। साडे दिल विच रिजदियां रीचां, साडे दिल विच रिजदियां रीचां, तेरे रिजदे साग पए ने, छिड़ जद पुठे राग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। खेतों के पुत्र अब जाग पड़े हैं, खेतों दे पुत जाग पए ने, साडे दिल विच रिजदियां रीचां, तेरे रिजदे साग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। गल फुलां दे हार ना समझी, गल फुलां दे हार ना समझी, समझ लवी के नाग पए ने, छिड़ जद पुठे राग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। खेतों के पुत्र अब जाग पड़े हैं, अब ये एक पासा करके ही छोड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। बहुत खूब अमनदीप, और पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी अब जाग उठी हैं आप जैसी। इनफैक्ट अखबारों में भी खबर थी, इतनी लड़कियां सामने आई हैं, इतनी औरतें सामने आई हैं। मैं तो पंजाब में था, घूम रहा था, सब तरफ औरतें भी सामने आई हैं। और जब औरत किसी आंदोलन में शामिल हो तो आप समझ लीजिए पूरा समाज उसके साथ हो गया है। इच्छा तो हमारी थी और आपसे सुनने की, लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा टाइम की बंदिश में आजकल बांधा हुआ है अमनदीप, कि हम अपना प्रोग्राम 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप अपना लिंक जरूर भेज दीजिएगा। आपके जो यूट्यूब चैनल है, हमें देखने वाले बहुत लोग शायद चाहेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल पे भी जाएं, उसका लिंक हम अभी डाल देते हैं ताकि आपके गीत सब लोग सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप। जी बिल्कुल। खुद पंजाबी लिटरेचर पढ़ रही है और यूथ फॉर स्वराज पे बहुत एक्टिव है, इस वक्त गांव-गांव घूम रही है इस किसान आंदोलन के दौरान। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे विचार, और आज विचार का फोकस है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 25 तारीख को देश में कुछ अद्भुत हुआ। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पूरे देश में किसानों के संघर्ष को कोऑर्डिनेट करने का एक मंच है जिसमें 250 संगठन है, उसने कॉल दिया, उसने आह्वान किया देश भर के किसानों का कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। पहली बार एक अनूठी चीज हुई। 20 तारीख को कानून पास हुआ
आमतौर पे किसान आंदोलन में होता है, कोई कानून वानून पास होता है, हमें उसका विरोध करना पड़ता है, तो लोग कहते हैं भाई साहब 2 महीने बाद की डेट दो, ताकि हम किसानों को थोड़ा इकट्ठा करेंगे। कम से कम 2 महीने तो किसान आंदोलन में लग जाते हैं जी, लोगों को इकट्ठा करने। इस बार देखिए कितनी अद्भुत चीज हुई। संडे को 20 तारीख को कानून पास हुआ राज्यसभा में, जिस तरीके से पास हुआ वो आपको पिछली बार हमने देखा, बात भी की उस पर। और 5 दिन के अंदर अंदर फ्राइडे, शुक्रवार को पूरे देश के किसानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और कितना गजब प्रोटेस्ट था, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देश में कितना कुछ प्रोटेस्ट हुआ, कहां कहां हुआ। इस सब के बारे में मैं 4-5 महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहता हूं। पहला तो ये, जिसे मैंने कहा कितना स्पॉन्टेनियस था, ये देखिए कई जगह से आ रहा है। ये भिवानीगढ़ नहीं, भवानीगढ़ है, पंजाब में भिवानी नहीं बोलते, भवानीगढ़ पंजाब जहां मैं गया हुआ था। लेकिन आपको देखिए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, पूरे देश के अलग अलग इलाकों में। जो प्रचार किया जा रहा था ना कि साहब केवल पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, वैसा नहीं है, पूरे देश में इस वक्त माहौल बना। कर्नाटका के जितने भी किसान संगठन हैं, कर्नाटका राज्य रैयत समिति संघ के नाम से, समिति के नाम से बहुत समय से काम कर रहे हैं, सब इकट्ठे हुए, एआईकेएस इकट्ठा हुआ, तमाम संगठनों ने मिलकर एक कॉमन राय बनाई कि बाकी चीजों पे हमारे डिफरेंसेस हैं, इस पे हम एक साथ खड़े। हरियाणा के तमाम संगठनों ने राय बनाई, और पंजाब में तो जो जलवा था वो तो देखते ही बनता था। तो ये बिल्कुल ऑल इंडिया एजिटेशन हुआ है। जितना मैसिव एजिटेशन हुआ उतना बहुत कम जगह पे देखा गया। बंद हुआ, बहुत लोगों ने स्पॉन्टेनियसली इस कॉल को अपनाया। मैं घूम रहा था हरियाणा में, तो लोगों ने खुद ही अपने गांव के आगे बंद किया हुआ था। किसने किया, किस पार्टी ने किया, पता नहीं जी, अपनी यूनियन है। तो किसान संघर्ष समिति अपने मन से बना के सब लोगों ने शुरू कर दिया देश भर में ऐसा आंदोलन। और मैंने उसमें बहुत ज्यादा युवा लोगों को देखा, इसलिए अमनदीप की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा लोग आ रहे हैं, और ये किसानों की नई पीढ़ी है जो एजुकेटेड है, यंग है, उसने बाहर की दुनिया भी देखी है, अंदर की दुनिया भी देख रहे हैं, कागज समझते हैं, ऑर्डर समझते हैं, अपने विरुद्ध जो शोषण हो रहा है उसको जान रहे हैं। ये जो किसान संघर्ष 25 तारीख को पूरे देश में भारत बंद किसान प्रतिरोध के नाम से हुआ, उसने देश में एक नई चिंगारी पैदा कर दी। मैंने कहा क्रिकेट की भाषा में कि पहला विकेट तो पंजाब में गिर गया है, मतलब अकाली दल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। और दबाव इतना था कि कल अकाली दल को बीजेपी से अपना 25 साल से ज्यादा पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ा। उससे भी ज्यादा समय का रिश्ता है, एक मायने में लेट 60s में शुरू हो गया था, तब अकाली दल और जनसंघ का रिश्ता शुरू हुआ। तो उतना पुराना रिश्ता, 50 साल का लगभग रिश्ता है, जो अकाली दल को कल रात तोड़ना पड़ा। अकाली चाहे कुछ भी कहे, हकीकत ये है कि किसानों ने, पंजाब के किसानों ने खींच के उन्हें कुर्सी से नीचे उतार दिया। अब दूसरा विकेट कहां से गिरेगा? मैं तो हरियाणा से हूं, तो मैं कहता हूं दूसरा विकेट तो हरियाणा में गिरना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी कहते हैं मैं देवीलाल का पोता हूं। और देवीलाल जी की हिंदुस्तान के किसानों के मन में, कम से कम उत्तर भारत के किसानों के मन में एक विशेष स्थान है देवीलाल जी की। तो उनका पोता खड़ा होकर कहता है नहीं नहीं नहीं, इस बिल में कुछ विरोधी बात नहीं है, किसानों के खिलाफ कुछ नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के एमएलए कहते हैं नहीं विरोधी बात है, हटो तुम यहां से। और उनका कार्यकर्ता तो जमीन पे कह रहा है ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे किसान विरोधी बिल का हिस्सा तुम कैसे हो सकते हो। तो दूसरा विकेट, जैसे पंजाब के किसान ने बॉलिंग सीख ली, अब हरियाणा के किसान को भी बॉलिंग सीखनी होगी, तो दूसरा विकेट वहां से गिरना चाहिए। और पूरे देश में अब किसान आंदोलन शुरू हुआ है। ये जो 25 तारीख का प्रोटेस्ट था, ये कोई वन ऑफ खत्म होने वाला प्रोटेस्ट नहीं था। अब ये प्रोटेस्ट है जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। पंजाब के किसानों ने रेल रोको की ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने कई अनाउंसमेंट्स किए हैं। इस मंगलवार को 29 तारीख को एआईकेएससीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देश के सामने रखने जा रही है। और एक बात जो इस सब चीजों से निकल के आ रही है वो है मांग, एमएसपी। ये एमएसपी क्या भला है, हम कई बार सुनते हैं, सोचते भी होंगे कि एग्जैक्टली चीज क्या है, कुछ है तो किसान मांग तो रहे हैं, पर क्या चीज है। देखिए किसान को चाहिए दान नहीं दाम। बार बार मैं कहता हूं किसान को गिफ्ट नहीं चाहिए, किसान को दान नहीं चाहिए, उसे दाम चाहिए, मतलब फेयर प्राइस।
दुनिया भर में किसानों के मूवमेंट कहते हैं हमें एक फेयर प्राइस। फेयर प्राइस कैसा है, कौन कैलकुलेट करेगा, क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मैकेनिज्म है इसको करने के लिए। तो किसान के लिए फेयर प्राइस क्या होना चाहिए ये जानना बहुत मुश्किल काम नहीं, क्योंकि पूरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, एग्रीकल्चर रिसर्च की जो एसोसिएशंस हैं, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं, उन सब का पूरा जाल है। और भारत सरकार के पास पूरा एक मैकेनिज्म है कैलकुलेट करने के लिए कि किसान का कितना प्राइस, किस चीज में कितनी कॉस्ट हो, कॉस्ट में कितना प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो किसान को फेयर प्राइस बनेगा। इसके बारे में डिबेट होती रहती है। मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, आज सुबह मैंने चेक किया कि हमारे दिल्ली में इस वक्त रेट क्या है। टमाटर का मैंने कहा रेट क्या है, टमाटर का रेट दिल्ली में 60 रुपया केजी। आपके यहाँ कुछ अलग हो सकता है, ये बिल्कुल रिटेल का, मैं आपको रेडी में जो रेट मिल रहा है वो बता रहा हूँ, 60 रुपया। किसान को पता है कितना मिलता है? भिवानी जिले हरियाणा के तोशाम में हमारे साथी हैं जो कि रमेश भाई, रमेश टमाटर वाला हम कहते हैं, वो टमाटर उगाते हैं। भारत सरकार की तरफ से उन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं कि इतना शानदार टमाटर वो उगाते हैं। 2 महीना पहले रमेश भाई स्ट्रगल कर रहे थे कि मेरा टमाटर ठीक दाम पे नहीं बिक रहा। मैंने कहा कितने में बिक रहा है? उन्होंने बताया 4 रुपया किलो उनको टमाटर का दाम मिल रहा है। हम हरियाणा सरकार के पास भागे, हरियाणा सरकार कुछ तो प्राइस इसके लिए दे दो। हरियाणा सरकार ने बड़ी हिलो हुज्जत के बाद कहा ठीक है 6 रुपया प्राइस हम देने को तैयार हैं, यानी कि किसान को 6 रुपए से नीचे जो पड़ा हो उसका डिफरेंस हम पे करने को तैयार हैं। अब सोचिए, किसान को खींचतान के 6 रुपया और आप और मैं कितना देते हैं? 60 रुपया। सिर्फ इसकी बात नहीं है, कश्मीर की, कश्मीर के किसान को सेब कितने में पड़ता है? कश्मीर का किसान जब बेचता है, सिर्फ मैं उसके बेचने का दाम बता रहा हूं, उसकी अपनी जो कॉस्ट वगैरह है वो सब तो अलग है, वो तो निकालने के बाद क्या उसके पास बचता होगा। कश्मीर के किसान को जो बढ़िया लाल सेब हम दिल्ली में खाते हैं, मुंबई में खाते हैं, उसका पड़ता है मैक्सिमम 35 रुपया पर केजी, उस बेचारे को मिलता है। हम और आप कितना देते हैं? 135 रुपया। दिल्ली के दाम 135 रुपया, 130 रुपया, 140 रुपया इसका दाम हम देते हैं, जो किसान को 35 रुपया। दाल, मैंने आज चेक किया मूंग की दाल का दाम क्या है, मूंग की साबुत दाल जो दिल्ली की यहाँ पे लोकल मार्केट में 130 रुपया उसका दाम। मैंने राजस्थान के हमारे गंगानगर के साथी से पूछा, वो अभी पिछले हफ्ते मूंग बेच के आए हैं मंडी के। उन्होंने बेची 5,050 रुपया क्विंटल, यानी कि 50 रुपया 5 पैसा के दाम से। किसान 50 रुपए में बेच रहा है, आप और मैं 130 रुपए में खरीद रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। 3 मैंने उदाहरण दिए, आप दूध के बारे में पता कर लीजिए, आम के बारे में पता कर लीजिए, बाकी जितनी कमोडिटीज के बारे में पता कर लीजिए, किसान को क्या मिलता है और आप और मैं कितना देते हैं। कॉफी चाय का पूछेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। किसान को चाहिए फेयर प्राइस। भारत सरकार के पास एक मैकेनिज्म है जिससे वो कॉस्ट डिटरमिन कर सकती है और करती है, रेगुलरली पब्लिश करती है। भारत सरकार के पास ये मैकेनिज्म भी है कि वो उसके बेसिस पे सरकार जो समझती है कि मिनिमम प्राइस होना चाहिए, वो सरकार पब्लिश भी करती है। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार का एक संस्था है, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कहने को कमीशन है, कमीशन है नहीं, वो भारत सरकार का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। वो पब्लिश करता है इसको हर साल एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे धारणा क्या है? ये 1965-66 के अंदर शुरू हुआ। आइडिया ये था कि किसान नई एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान को अगर यही एश्योरेंस नहीं होगा कि भाई मुझे प्राइस मिल जाएगा, तो किसान कैसे करेगा? इसलिए किसान को एक एश्योर्ड प्राइस होना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार ने MSP डिक्लेयर करने की का सिस्टम शुरू किया। और आइडिया ये था कि किसान अपनी फसल बोए उससे पहले, बोने से पहले किसान को बता दिया जाए कि तुम्हें ये प्राइस मिलेगा। तो सरकार हर साल, जैसे अभी 1 हफ्ता पहले सरकार ने हड़बड़ी के अंदर थोड़ा जल्दी इस बार कर दिया, तो जो आने वाली फसल है, जो गेहूं की, सरसों की,
उस सब के बारे में सरकार ने, जिसको अभी बोया भी नहीं है किसान, सरकार ने उसका दाम डिक्लेयर कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब फिर क्या होना चाहिए? मतलब यह है कि सरकार की तरफ से सिग्नल है कि भाई आप गेहूं बोने जा रहे हो, अगर आपको 1925 रुपए से एक्स्ट्रा रेट मिल जाए 1925 से, आप आराम से जाके जहां बेचना है बेच लीजिए। लेकिन अगर 1925 से कम रेट आपको मिले, चिंता मत करो, आप हमारे पास आ जाओ, इतना तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह का सपोर्ट नेट नीचे लगा रही है कि इससे ऊपर आपको दाम मिले, आपकी खुशी है, आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, इससे नीचे हम नहीं जाने देंगे। सरकार आपको इतना एश्योर कर रही है। इसका मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा। इतनी सुंदर बात है, सुनने में अच्छी लगती है, आपको भी सुन के लग रहा होगा भी सरकार ने काम तो बहुत ठीक किया है। अब इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, और दिक्कत पता है क्या है? कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है और उसके बाद सो जाती है, किसान को नहीं मिलता। आप सोचेंगे क्या? हमारे मन में एमआरपी होता है ना, हम कंज्यूमर्स हैं, मार्केट में जाते हैं, एमआरपी, एमआरपी में का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सरकार ने लीगली तय कर रखा है कि आप इस चीज को इससे ज्यादा दाम में रिटेल में नहीं बेच सकते। कुछ चीजें हैं जिसका प्राइस व्यापारी चाहे जितना मर्जी कर ले, उसको एमआरपी लगा दीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं बेचेंगे। काफी चीजें होती हैं जिसमें सरकार डिटरमिन करती है कि नहीं, दवा वगैरह के अंदर खास तौर पे मेडिसिन ड्रग्स, इसके अंदर सरकार करती है कि इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं ले सकते, गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। अब आपको एमएसपी के बारे में सुन के लगेगा ठीक है, किसानों के लिए सरकार ने वो दूसरा काम किया है, इससे कम आपको नहीं मिल सकता। लेकिन रियलिटी पता है क्या? सरकार हर साल मिला के रबी और खरीफ दोनों जो हमारी फसल है उनमें मिला के 23 कमोडिटीज के लिए सरकार डिक्लेयर कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और खरीदती कितनी है? 2.5। एक सरकार वीट को खरीदती है, गेहूं को, कनक को। दूसरा सरकार खरीदती है चावल को, पैडी को। और 2.5 मतलब आधा। और कौन? आधा मैं कहता हूं जिसको आप धक्का दे दें, वो थोड़ी सी खरीद के थोड़ा बहुत कर करा के छोड़ दे। आप ज्यादा हल्ला कर दें तो सरकार थोड़ा सा बाजरा कभी खरीद लेती है हमारे इलाके में। दूसरी जगह जाए सरकार थोड़ी सी मूंग की दाल खरीद लेती है, थोड़ा सा कभी तूर की दाल खरीद लेती है, कभी सरसों हल्की सी खरीद लेती है। तो 2.5 फसलों की खरीद होती है। 2 फसलों की तो गारंटी से खरीद हो जाती है, बाकी की भगवान मालिक। और इन 2 की भी पूरे देश में खरीद नहीं होती है, गेहूं और चावल। और गेहूं और चावल क्यों सरकार खरीदती है? क्योंकि सरकार की एक दूसरी स्कीम है, जो कि सरकार की जो राशन शॉप होती है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार को राशन की दुकान में गेहूं और चावल देना होता है। तो पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने बैठ के सरकार में दोनों चीजों को लिंक कर दिया। अब एमएसपी की स्कीम है किसानों के लिए, उनको मिनिमम प्राइस देने के लिए, और पीडीएस की स्कीम है उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए, कि उसका दाम कहीं ज्यादा ना हो जाए, उसको महंगी चीज ना मिले, किसान सस्ते में ना बेचे और उपभोक्ता को महंगा ना देना पड़े। इसकी 2 अलग अलग स्कीम है, किसी ने सरकार में इनको जोड़ दिया। तो सरकार अब सिर्फ वही चीज खरीदती है जो कि उसे पीडीएस में देनी पड़े। पर बाकी फसलों का क्या होगा? सरकार कहती है नहीं, पता नहीं। यानी कि इस एमएसपी का कोई मतलब नहीं है 2 फसलों के अलावा। और ये 2 फसलें भी पंजाब में खरीदी जाती है, हरियाणा में खरीदी जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीदी जाती है। पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में थोड़ा सा पैडी की खरीद होती है, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ खरीद होती है, और कर्नाटका में कुछ खरीद होती है। महाराष्ट्र में बहुत थोड़ी बहुत खरीद होती है। ज्यादातर देश के ज्यादातर किसानों की ये खरीद होती नहीं। सरकार की एक कमेटी थी 5-6 साल पहले, जिस कमेटी ने एक्चुअली कहा था सिर्फ 6% किसान अपनी फसल एमएसपी पे बेच पाते। मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली 6% बहुत कम है। बाकी जितने भी आंकड़े मैंने देखे हैं उससे मेरा अनुमान है कि देश के 15-20% किसानों को एमएसपी मिलती है, पहले से कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन आज भी सिर्फ 10-15% किसान अपनी एमएसपी बेच पाते, बाकियों को एमएसपी मिलती नहीं। और जो एमएसपी है, नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मगर रियलिटी में पता है क्या? रियलिटी में ये मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस बन गया, इससे ज्यादा किसान को मिल ही नहीं सकता।
तो किसान इस इंतजार में रहता है कि भाई सरकार अपनी खरीद शुरू करे, सरकार खरीद शुरू करेगी। जैसे अभी खरीद शुरू हो रही है, पैडी की खरीद शुरू हो गई है, सरकार ने 1850 रुपए के करीब का रेट रखा है पैडी के लिए। अब किसान सोच रहा है कि बस किसी तरह से मेरे को ये रेट मिल जाए। तो किसान की डिपेंडेंस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और आज देश में इतना बड़ा जो बवाल है, किसान विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को लगता है कि ये तो मेरा मंडी सिस्टम गया, और मंडी सिस्टम गई तो एमएसपी कहां से मिलेगा मुझे। तो जो आज है वो भी नहीं बचेगा, ये चिंता किसान के दिल में है। लोग अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहे हैं, टीवी के ऊपर कह रहे हैं कि भाई किसान क्यों परेशान है, सरकार ने तो नहीं कहा है कि एमएसपी वापस लेगी। मंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री रोज कह रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों को कह देते हैं लोग तो गुमराह कर रहे हैं, आपको खामखा डरा रहे हैं। बताइए, सरकार ने तो एमएसपी का जिक्र नहीं किया। अब यही तो सारी प्रॉब्लम है कि आपने जिक्र नहीं किया एमएसपी का। सरकार कहती है कि एमएसपी का सिस्टम पहले जैसा चल रहा था वो चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? अब जो सरकार कानून ला रही है उसमें सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी हो, प्राइवेट मंडी फेवरेबल कंडीशंस में काम करे। अब आप बताइए, अगर प्राइवेट मंडी में फिर कौन जाएगा, और प्राइवेट मंडी बैठ गई तो क्या सरकारी मंडी बैठ गई तो सरकार क्या प्राइवेट मंडी के अंदर किसान को एमएसपी दिलवाएगी, जहां पे रिकॉर्डिंग नहीं है, जहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां सरकार का रेगुलेशन नहीं है? किसान को कैसे मिलेगा? किसान इसलिए भी डरा हुआ है कि किसान को पता है कि ये सरकार एक बार नहीं 3-4 बार एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के खिलाफ बोल चुकी है कि सरकार खरीद नहीं सकती। सरकार ने 2014 में बोला, सुप्रीम कोर्ट में 2015 में हलफनामा देके बोला, पिछले साल पंजाब हरियाणा को बोला, आप इतनी ज्यादा खरीद क्यों कर रहे हो, खरीद कम करो। इसलिए किसान डरा हुआ है। सरकार क्या कहती है कि देखिए, कांग्रेस के जमाने में कौन सी एमएसपी मिलती थी, जब तब नहीं मिलती थी, तो आज आप मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे किसान संगठन मांग ये कर रहे हैं कि आप इस एमएसपी को एक लीगल गारंटी बना लिख के दे दो। इसमें 3 दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये है, सरकार कहती है कि हम कैसे दे दें लिख के। देखिए, कांग्रेस के जमाने में नहीं था, और कई लोगों को लगता है, टीवी के ऊपर पूछते भी हैं कि अच्छा आप ही बताइए, पहले कांग्रेस कौन सा पूरा देती थी, वहां पे तो 6% 10% लोगों को मिलता था। तो आज किसान आंदोलन ये क्यों मांग रहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए? पहली बात, किसान इसलिए मांग रहा है कि अब तक वो प्राइवेट मंडी का कानून था नहीं। बीजेपी सरकार पहली बार प्राइवेट मंडी सेटअप कर, प्राइवेट मंडी सेटअप करोगे तो अब किसान को डर लग रहा है कि जो मेरे को एमएसपी मिल रहा था तो खत्म हो जाएगा। इसलिए आज उसे लीगल गारंटी की पहले से भी ज्यादा जरूरत। दूसरी बात, लीगल गारंटी हो, ये तो बात किसान 25 साल से मांग रहा है। कांग्रेस ने नहीं दी, इसका मतलब बीजेपी भी नहीं देगी। यानी कि कांग्रेस ने जो जो काम नहीं किए इस देश के भले के लिए, बीजेपी सिर्फ ये कहेगी कांग्रेस ने नहीं की इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस ने सब चीजें नहीं की, इसीलिए तो जनता ने उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो जनता ने आपको वोट दिया। पहली बार देश के किसान ने भरोसा करके बीजेपी को, मोदी सरकार को वोट दिया, और अब आप कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, हम क्यों करें? ये क्या तर्क? और मजे की बात पता है क्या? तीसरी, 2011 में एक कमेटी बनी, कंज्यूमर अफेयर्स पे कमेटी बनी थी, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, और उस जमाने के चीफ मिनिस्टर्स की उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? उस जमाने के गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी। तो उस कमेटी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने एक सिफारिश भेजी उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को। 2011 की बात। क्या रिकमेंडेशन थी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आप और कुछ भी कीजिए ना कीजिए, एमएसपी को लीगल गारंटी बनाइए, प्लीज एक ऐसा कानून बना दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे पे कोई ट्रांजैक्शन किसी मंडी में बाहर नहीं हो सकती। यानी कि आज इस देश का किसान कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मेरी बात नहीं मान रहे, कोई बात, आप किसान आंदोलन की बात नहीं मान रहे, कोई बात, आप अपोजिशन पार्टीज की नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आप गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात तो मान लीजिए।
ये मांग है। इस देश का किसान आंदोलन आज एक स्वर में मांग रहा है और 25 तारीख को 3 कानूनों का विरोध करते हुए एक सिंगल स्वर में देश भर के किसान आंदोलनों ने एक बात कही, और वो बात थी कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए। मतलब जैसे एमआरपी के बारे में होता है कि एमआरपी से ज्यादा पे आप बेच नहीं सकते, उसी तरह से एमएसपी से नीचे पे आप खरीद नहीं सकते, ऐसा कानून बनना चाहिए। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर शामिल करो, इसको एपीएमसी एक्ट में शामिल करो, इसको एक स्टैंडर्ड कानून बना दो देश का। पूछने वाले कहते हैं नहीं जी ये कैसे किया जा सकता है, अब आप ही बताइए, सरकार सारी चीजों की खरीद थोड़ी कर सकती है। सरकार टमाटर खरीद के क्या करेगी, सरकार लहसुन खरीद के क्या करेगी? आप तो कहते हैं सब चीजों पे एमएसपी हो जाए, कैसे होगा? मैं इसका तरीका बताता हूं। एमएसपी को कानूनी राइट बनाने का मतलब ये नहीं कि सरकार देश की सारी फसल को खरीदेगी मंडियों के अंदर, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा देश में। हम किसान संगठन कहते हैं कि 3-4 रास्ते हैं। नंबर 1, सरकार जितनी खरीद आज कर रही है उससे थोड़ा ज्यादा खरीद कर सकती है, क्योंकि पीडीएस में, राशन में सिर्फ गेहूं चावल की साथ साथ में चीनी भी दे सकती है, दाल भी दे सकती है, तेल भी दे सकती है। इसका मतलब आप सरसों की खरीद कर सकते हो, दाल की खरीद कर सकते हो, दूध की खरीद कर सकते हो। तो सरकार अपनी खरीद जितनी आज कर रही है उससे ज्यादा करे, प्रोक्योरमेंट थोड़ा ज्यादा। दूसरा, सरकार मार्केट इंटरवेंशन कर सकती है, यानी कि किसी फसल का दाम अगर उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे मार्केट में गिरने लगे तो सरकार इंटरवीन कर सकती है, सरकार लिमिटेड खरीद कर सकती है ताकि उसका प्राइस ऊपर चढ़ जाए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मार्केट इंटरवेंशन मैकेनिज्म है, सरकार कर सकती है ये। तीसरा, सरकार डिफरेंशियल पेमेंट, डेफिसिट पेमेंट कर सकती है, यानी अगर लगे कि भाई मूंग का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मूंग का इस वक्त सरकारी रेट है, एमएसपी है 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। मेरा दोस्त 5,000 रुपए में बेच के आया, बाकी 2,800 रुपए का जो उसे नुकसान हुआ, सरकार खरीदे नहीं मूंग, सरकार बस डिफरेंशियल पेमेंट उसको कर दे, डेफिसिट पेमेंट। इस स्कीम को भावांतर स्कीम के नाम से किया गया था, मध्य प्रदेश में गलत तरीके से बनाई गई थी, सुधारा जा सकता है स्कीम, सरकार डेफिसिट पेमेंट कर सकती है। और चौथा और आखिरी कदम होगा, सरकार कानून बना के कह सकती है कि इससे नीचे करना गैर कानूनी। 4 तरीके हो सकते हैं जिससे सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एग्जीक्यूट कर सकती है। इसके बारे में कानून का ड्राफ्ट तैयार है, किसान आंदोलनों ने बनाया है, कर्नाटका का खुद का जो किसान कमीशन है उसने बना के रखा है, यानी कि विकल्प बने हुए हैं इसे लागू करने। सो मैं आप सबसे कहूंगा, आप हो सकता है किसान हो सकता है आप किसान ना, मगर खाना तो हम सब खाते हैं। हमारा जो अन्नदाता, जिसकी वजह से हम सब खाना खा सकते हैं, हमारी प्लेट में खाना होता है, देश में सब तरह का क्राइसिस है, लेकिन फूड क्राइसिस आज नहीं। क्यों? क्योंकि किसान मेहनत कर रहा है, उस किसान को फेयर प्राइस तो मिलना चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब किसान की ये जो फेयर प्राइस की स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में शामिल हो। आने वाले 2 महीने तक किसान इसके बारे में संघर्ष चलाएंगे, और मैं खुद देश के अलग अलग इलाकों में घूमूंगा और आपको रिपोर्ट दूंगा कि सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है और किसान को एक्चुअली क्या मिल रहा है। आप भी नोटिस कीजिएगा, मॉनिटर कीजिएगा, किसान को फेयर प्राइस मिल सके, ये हम सब की देश के रूप में करेंगे ना काम हम सब मिलकर। विकल्प में मैं आपको इसके बारे में कुछ विकल्प भी बताऊंगा। चलते हैं एक दूसरे हिस्से में, बात ज्यादा गंभीर हो गई तो हम जरा पलट के एक दूसरी आवाज को सुन लेते हैं, व्यंग की विधा। क्योंकि जैसा मैं कई बार कहता आया हूं, सिर्फ एक विधा में हम बात ना करें, अलग अलग विधा में बात करें। और हमने एक तरीका निकाला है संडे सत्संग में कि हम कुछ दूसरी बात भी किया है। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे पुष्पा जी के व्यंग देखने शुरू। मैंने अपने दोस्त राजीव ध्यानी से पूछा, कौन है भाई पुष्पा जी? उन्होंने बताया कि चेष्टा सक्सेना जी हैं, भोपाल की रहने वाली हैं। बुंदेली बोली में बनाए हुए उनके व्यंग्यात्मक वीडियो काफी चल रहे हैं, काफी सराहे गए हैं। पिछले कुछ उनके वीडियो में उनकी बहन निष्ठा भी उनको ज्वाइन कर रही है। ये दोनों बहनें फेसबुक, यूट्यूब की दुनिया के बाहर भी तमाम सामाजिक सरोकारों को लेकर बहुत सक्रिय रहती है। तो
ज्येष्ठा सक्सेना जी और उनकी बहन निष्ठा ने सास बहू का रोल करते हुए ये छोटा सा वीडियो बनाया है, ये बताते हुए कि ये जो बिल है इनका क्या असर हो सकता है। तो देखिए पुष्पा जी की बात सुनने के बाद हम वापस आएंगे और विरासत में किशन पटनायक के बारे में कुछ सुनेंगे। जी राजीव भाई, पुष्पा लो अम्मा रोटी खा लो। जिकुन की थाली है, मेरी थाली तो नहीं है जो। अम्मा तुम्हारी थाली मजबे पड़ी है, गंदी है अबे। तो मेरी में ले आ, मैं नहीं खाऊंगी नहीं तो। अरे अम्मा खा लो जाई में। हाँ मेरी थाली ले आ भाई, मैं खाऊंगी मैं। अम्मा देश भर में जो मेरी थाली तेरी थाली की लड़ाई मची है, अब आफत मत बचाओ, खा लो, हमें बिल भरवे जाने हैं। आफत को बिल? हाओ आफत को बिल तो जो है ही किसान की बर्बादी को बिल है जो। अरे अम्मा जो भ्रम है श्रम है, किसान को तो बेटा श्रम ही श्रम है, मगर अब वो देख लेते हैं अपने ही खेत में मजूर हो जाए। किसान के श्रम की कोनो कदर नहीं कर रही सरकार। अरे खूब कर रहा है अम्मा। मर रहे हो, सही बात है, रोज मर रहे, क्यों मर रहे बेचारे किसान, गरीबी से मर रहे, भूख से मर रहे, कर्जा में डूबे सो मर रहे। अरे अम्मा तुम कछु बोलो, कछु सुना तो जाए। हम बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, तुम किसान के बिल की बात कर रहे हैं। अरे बढ़िया है, फायदा है, फायदे को बिल है। कायदे को कछु कायदे को बिल नहीं है बेटा, बेकार बिल है, कछु कायदे को नहीं है। कायदा नहीं अम्मा, फायदा फायदा। हाँ व्यापारियन को तो बहुत बड़ो फायदा है जामे। अरे व्यापारियन को नहीं, किसान को। मंडी खत्म कर दई। अरे मंडी में तो बिन्ने डंडी लगा दई, व्यापारियन की डंडी। अरे अम्मा जे सरकार कमा थोड़ी रही है, जमाखोरी कर रही है। अरे अबे तो क्या कर रही है जो तो तुम अबे देखा ही नहीं है तुमने, बाद में देखियो कैसी जमाखोरी हुई के। जो सबरी कवायत ना जमाखोरी के लाने हैं। अरे अम्मा तुम्हारे संगे चिल्ला चिल्ला के हमारा गलो खराब हो जाए। इतने चिल्ली आती है कि ध्वनि प्रदूषण वाले आ जाए तो हमें ले जाएं। ध्वनि मत से, हाओ ध्वनि मत से पास करा लो इन्ने। ऐसो घोर कलयुग मैंने नहीं देखो भाई, क्या अपने जीवन में कवाऊं, ऐसो हो रहा है। अरे अम्मा चुप हो जाओ, मत बोलो। मत बोलो, बस सारी बात जो है, चुप रहो, बोलो मत, कछु मत बोलो, और अपने मन की बात मत खोलो, सच मत बोलो, जी काऊ ने बोलो, जौन काऊ ने बोलो, बाकी लाने बिन्ने जेल को दरवाजा खोलो। अम्मा भगवान के लाने चुप हो जाओ, तुम हमें काऊ दिन जेल करवाओगी। खा लो चुपचाप, रोटी खा लो। तो जे थाली तो ले आ मेरी, जे थाली में मैं नहीं खा रही। अम्मा तुम फिर से पूरी रामायण बचवाओगी। ना जाओ थाली ले आओ दूसरी, जा मैं नहीं खा रही। अरे अम्मा ले आओ जा। जी आपने ये पुष्पा जी के नाम से जाके आप इन्हें YouTube पे सर्च कर सकते हैं, इनके अन्य व्यंग देख सकते हैं। बोलो, ये बोलने का जो संदेश आपने सबके लिए दिया है, उस संदेश को चरितार्थ किया था किशन पटनायक। जैसा मैंने बताया, किशन पटनायक देश के राजनैतिक चिंतक, विचारक, राजनीतिक कर्मी, सांसद भी रहे, समाजवादी परंपरा को आज से जोड़ने वाले, और मेरे जैसे लोगों के लिए और न जाने कितने दूसरे लोगों के लिए इस पीढ़ी में मर्यादा की राजनीति के प्रति
इसलिए मैं चाहता हूं कि हम किशन जी के आंदोलन के राजनीति के विचार के बारे भाई लिंगराज से बात करें। भाई लिंगराज हमारे साथ उड़ीसा के बरगढ़ से जुड़े। किशन जी उड़ीसा से थे और उसी इलाके से सांसद भी थे। लिंगराज भाई ने यूनिवर्सिटी के दिनों से अपना कैरियर बनाने के बजाय पूरा समय किसान आंदोलन में दिया। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसके बाद किसान आंदोलन में जुड़े लिंगराज भाई। लिंगराज भाई, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं किशन जी के बारे में कुछ बात, क्योंकि किशन जी के आंदोलन और राजनीति की विरासत को आपने जिंदा रखा है। लिंगराज। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप साफ सुन पा रहे हैं। लिंगराज भाई बताइए किशन जी के बारे में कुछ। जी हाँ, जी हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। मैं उड़ीसा का बरगढ़ शहर में रहता हूं, जिस बरगढ़ शहर में समता भवन नामक एक केंद्र 1980 में जिस व्यक्ति को याद करने के लिए अभी मैं जा रहा हूं, साथी किशन पटनायक, जिनको मेरे जैसे देश के सैकड़ों लोग अपनी वैचारिक राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। ये बरगढ़ उनका कार्य क्षेत्र का केंद्र रहा। उड़ीसा का कालाहंडी में जन्मे, लेकिन बरगढ़ उनका एक प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा। तो उसी बरगढ़ शहर से मैं बोल रहा हूं। मैं विद्यार्थी जीवन में जब दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, अपना कैरियर बनाने के लिए उड़ीसा से दिल्ली गया था, तो उसी कैंपस में किशन पटनायक जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और उनसे मिलने के बाद राजनीति के प्रति मेरा एक नए ढंग का आकर्षण हुआ था। हम जिस पीढ़ी के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वह एक दौर था, विशेष रूप से 1980 दशक के बाद, विशेषकर जो जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो जनता पार्टी का प्रयोग हुआ और उस प्रयोग की जो विफलता, उसके बाद 1980 दशक में एक दौर शुरू हुआ था देश में, जिस समय मेरे जैसे नौजवान ऐसे सत्ता राजनीति का उस समय का जो पतन का चरित्र, उसको देखते हुए राजनीति के प्रति एक नफरत जैसा तो सोच रहा, जो सोच आज की पीढ़ी में भी कईयों में हम देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन किशन पटनायक जी से मिलने के बाद मुझे लगा था, और बाद में पता चला कि मेरे जैसे कई लोगों को लगा था, कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ सत्ता में जाना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब देश निर्माण, राजनीति का मतलब लोगों के बीच चेतना पैदा करना, राजनीति का मतलब संघर्ष, राजनीति का मतलब रचनात्मक काम, और उसी के साथ साथ ये संसदीय राजनीति में जो लोग विश्वास करते हैं, चुनाव राजनीति में भी हिस्सा लेना। किशन पटनायक ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को राजनीति का इस तरह का एक बहुत व्यापक विचार के कारण बिंदु बने थे। और किशन पटनायक जी के साथ मैं जब 1980 दशक का मध्य भाग में ये उड़ीसा में आकर उनके साथ रहने लगा, तो इस क्षेत्र में किसानों का आंदोलन एक नए उफान पर था। देश भर में किसानों का आंदोलन एक नए उफान पर 1980 दशक में हम लोग देखे थे। और जो आज के समय जो कृषि बिल संसद में पारित हुआ है, और पंजाब हरियाणा में जिस तरह के किसान आंदोलन अभी उमड़ रहे हैं, और जो किसानों का नब्ज को पकड़ के अभी देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। तो उन लोगों को याद आ रहा है कि 1980 दशक में इस तरह के बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन उभरे थे। और उस दरमियान राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र में शरद जोशी, कर्नाटक में प्रोफेसर नजुंड स्वामी,
उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकायत, पंजाब में भी उस तरह के भारतीय किसान यूनियन के नेता, तो देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले किसान आंदोलन के नेता उभरे थे। हमारे उड़ीसा से जो किसान आंदोलन के नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाए थे वो हैं हमारे साथी किशन पटनायक। और उस समय में जो एक इतना जबरदस्त किसान आंदोलन का ताकत देश भर में बना था, फैला था, उन नेताओं में शायद किशन जी उनके अनुभव के चलते और उनके अपने जो राजनीतिक जीवन का शुरुआत का दौर था उसके चलते एक बात कहा करते थे कि ये जो जन आंदोलनों का जो इतना ताकत किसान आंदोलन के माध्यम से दिख रहा है, अगर इन आंदोलनों का एक राजनीतिक दिशा भी नहीं रहेगा, राजनीतिक चरित्र नहीं रहेगा, तो ये सब आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। किशन पटनायक उस समय के नेताओं में एक विरल नेता थे जो इस बात को देख पा रहे थे। बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए 1980 दशक में, और 1990 का जो आम चुनाव है आते आते जो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में, तो कांग्रेस विरोधी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कर्ज माफी को एक वादा के रूप में किसानों के सामने पेश किया, और कर्ज माफी आधी अधूरी तो लागू हुआ, लेकिन आजाद भारत में पहली बार किसानों का कर्ज माफी हुआ जो 1990 में केंद्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने भी उसको लागू किया। लेकिन 1990 का जो दशक हुआ किसान आंदोलन में एक ऐसा दौर आया कि किसान आंदोलन के कई नेता कई राजनीतिक दलों में चले गए। किसान आंदोलन का अपना कोई राजनीतिक औजार नहीं था। तो 90 दशक में देखने को मिला कि किसान आंदोलन देश भर में एक जो जुआर हुआ था 1980 दशक में, 90 दशक में एक भट्टा जैसा हो गया। तो ये सिर्फ किसान आंदोलन के नहीं हुआ, देश भर के कई जन आंदोलनों के लिए हुआ। किशन पटनायक जी एक समय सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। अपने युवावस्था में बहुत ही कम उम्र में सिर्फ 32 साल की उम्र में वो सांसद बने थे, ये हमारे संबलपुर के क्षेत्र से। तो एक देश आजाद होने के बाद 3 दशक तक जो जन आंदोलनों का जो ताकत हुआ करता था, जन आंदोलन और संसदीय राजनीति उनमें एक मेल था, और लोगों का स्वर संसद में विधानसभा में भी गूंजता था। और ये जो किसान आंदोलन हो या और भी विभिन्न जन आंदोलन हो, उनका राजनीति में मेल को किशन जी जो अपने जीवन के अनुभव से देखे थे, तो उनको लगता था कि ये 80 दशक का जो जन आंदोलनों का ऊर्जा है वो भी एक राजनीतिक ताकत बनाने में सफल हो। लेकिन आज हम जब देश भर में किसानों का आंदोलन का एक नया दौर देख रहे हैं, किशन जी को हम याद करते हुए इन आंदोलनों का जो किसानों का प्रमुख मुद्दा है उसी के साथ साथ आंदोलन का जो और भी रचनात्मक काम और भी कई पहलू है उस पर सोचते हुए ये किसान आंदोलन का अपना एक राजनीतिक धारा भी तैयार हो, किसान भी राजनीतिक दृष्टि से सचेत हो। ये बात जो किशन जी बार बार आगाह करते थे, सचेत करते थे हम लोगों को, आज उनको हम लोग उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए उस बात को किसान आंदोलन का एक बुनियादी सीख के रूप में लेने की आवश्यकता है। शुक्रिया लिंगराज भाई, बहुत छोटे में आपने सारी बात को समेटा, और खासतौर पे आज के संदर्भ में जो किसान आंदोलन का संदर्भ है। किशन जी ने किसान आंदोलन पे बहुत लेख लिखे जो कि एक छोटी सी पुस्तिका में संकलित है, किसान आंदोलन दिशा और दशा। किशन जी के लेखों का वैसे एक दूसरा संग्रह है, ये आपको शायद दिखाई दे रहा है, अब शायद दिखाई देगा। ये लेखों का संग्रह है किशन जी का, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, इस नाम से ये आज भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे आज शाम को 6 बजे किशन जी के बारे में आधे घंटे का एक विशेष फेसबुक लाइव मैं करूंगा, किशन जी के जीवन के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके कर्म के बारे में और उनकी विरासत से हम क्या सीखे, इसके बारे में आधा घंटा हम अलग से बात करेंगे। संडे सत्संग का हिस्सा इसे नहीं बनाना चाहता था, नहीं तो सारा समय इस पे लग जाता और हम किसानों के बारे में बात ना कर पाते। कुछ सवाल की हमने जिक्र किया है,
5 सवाल, जैसा मैंने कहा था, हम 5 सवाल को लेंगे। पहला सवाल है विकास कुमार जी का। सर, एमएसपी लगाया जाता क्यों है? सवाल साधारण नहीं है, सवाल गहरा है, क्योंकि भारत सरकार को भी नहीं पता कि एमएसपी क्यों लगाया जाता है। पिछले हफ्ते मैंने कृषि मंत्री से पूछा और मुझे लगा कि उनके जवाब से उन्हें भी नहीं पता कि भाई, आप जब कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका मतलब आप किसान को वायदा कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो सुनिश्चित होगा, और कोई नहीं, बाजार नहीं तो हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन व्यवहार में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये सवाल पूछ रहा है इस वक्त पूरे देश का किसान कि अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के समर्थन के लिए नहीं है, तो ये है क्यों, लगाया क्यों जाता है? इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, किसान को गारंटी देना कि आप अपनी फसल खुल के उगाओ, कम से कम इतना तो आपको गारंटी से मिलेगा। इससे जुड़ा हुआ एक तकनीकी सवाल तमोग्न भट्टाचार्य पूछ रहे हैं, how one country one MSP will work, isn't the farmer of Bihar may not agree with MSP in Punjab? वो बात बिल्कुल सही है तमोग्न भाई, अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है प्रदेशों में, और काफी समय से कई लोग कहते रहे हैं कि एमएसपी भी अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग होना चाहिए। लेकिन उसमें एक दूसरा तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि जिस प्रदेश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, वो प्रदेश वो चीज प्रोड्यूस ही क्यों करे? वो ऐसी चीज प्रोड्यूस करे जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इसलिए लोग कहते हैं, अर्थशास्त्री कई कहते हैं कि पूरे देश में आप एक एमएसपी रखिए, जिसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि जहां जो क्रॉप्स अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती, कम लागत में हो सकती है, जो जहां के क्लाइमेट के लिए ज्यादा सुटेबल, वो वहां प्रोड्यूस की जाएगी, बाकी क्रॉप्स वहां से हटके दूसरे राज्यों में चली जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर पंजाब और हरियाणा में कम राइस पैदा हो तो बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप चने के लिए, जौ के लिए, मक्का के लिए किसान को वो दाम दे जो कि उचित दाम है। हरियाणा पंजाब में क्लाइमेट धान लगाने के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन इसलिए लगाया जाता है कि वहां पे दाम मिलता है। अगर वो कर दे तो फिर वन कंट्री वन एमएसपी के इरादे में बुराई नहीं है। और अगर कुछ किसी स्टेट के अंदर खास प्रॉब्लम आती है तो वहां सरकार, राज्य सरकार बोनस के रूप में कुछ एडिशनल दे सकती है, जो कई राज्य सरकारें करती भी रही। इसके अलावा 2 सवाल इससे जुड़े हुए हैं। विकास कुमार जी का प्रश्न है, बीजेपी का तर्क है कि मंडियां हटेंगी तो किसान को फायदा होगा, इस पे कुछ बताएं। भाई, मैं तो बार बार बता चुका हूं कि मंडी आज की बहुत गड़बड़ है, उसमें करप्शन भी है, उसमें लीकेज है, उसमें पॉलिटिक्स है। मगर मंडी अगर हट गई तो किसान के सर के ऊपर से तो छत हट जाएगी, और जब छत हट जाती है तो आपको आजादी नहीं मिलती, आपको बारिश मिलती है, आपको मुसीबत मिलती है। और अगर ये नहीं आप स्वीकार करते तो आप बिहार देख लीजिए, बिहार में मंडी नहीं है, बिहार में एपीएमसी नहीं, वहां के किसान को क्या दाम मिलता है, आप खुद ही देख लीजिए, पता लग जाएगा। 2 अपेक्षाकृत बड़े सवाल हैं। रमेश चंद्र यादव जी पूछ रहे हैं, कृषि प्रधान देश में किसान इतना लाचार क्यों? ये राजनीति का सवाल है। किसान लाचार इसलिए है क्योंकि किसान की ताकत को इकट्ठा नहीं किया जाता। किसान लाचार इसलिए है कि 4.25 साल तक तो किसान रहता है, दुख सुख में रहता है, आक्रोश में रहता है, और आखिरी 3 महीने यानी कि चुनाव से 3 महीने पहले वो यादव हो जाता है, गुज्जर हो जाता है, कुर्मी हो जाता है, गौड़ा हो जाता है, रेड्डी वोकलिका हो जाता है। ये जब तक किसान किसान के रूप में एक राजनीतिक शक्ति नहीं बना सकता, तब तक किसान सफल नहीं हो सकता। और इसमें आप सब योगदान कर सकते हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है किसानों की, वो बहुत कुछ कर सकती है किसान को किसान के रूप में संग्रहित करने का, उसको एक पॉलिटिकल मोबिलाइज करने का। जिस दिन इस देश में किसान एक संगठित शक्ति के रूप में हो गया, जैसे पंजाब में हो गया, किसी सरकार, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन उसे इकट्ठा करना होगा। आखिरी 5वां सवाल शेख अब्दुल जब्बार साहब का है, योगेंद्र जी, क्या देश में कोई जेपी के रास्ते को उचित मानने वाला है? खामोशी तो कह रही है आम के लोग, तंत्र पर विश्वास रखने वाले नेता उन्हें उचित मान रहे हैं। जेपी के रास्ते पे चलने वाले बहुत लोग हैं। मैंने किशन पटनायक जिनकी आज हमने बातचीत की, वो जेपी के रास्ते वाले थे, और मैं समझता हूं कि देश के जन आंदोलनों में आज भी बहुत बड़ी संख्या
लोग हैं जो जयप्रकाश नारायण जेपी जिन्हें कहा जाता था, उनके रास्ते पर लोक नीति, जेपी ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था? राजनीति नहीं, लोक नीति। जहां लोकतंत्र में तंत्र के ऊपर लोग, उस लोक नीति को रखने वाले लोग देश के जन आंदोलनों में हैं। और जब्बार साहब आप भी जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे। हम कई बार डेमोक्रेसी के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं मानो ये कोई बाहर की चीज है कि बारिश होगी नहीं होगी। मैं इसलिए पूछता हूं कि मेरे करने से तो ना होगी ना रुकेगी। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं। लोकतंत्र के बारे में हम ऐसे सवाल ना पूछें जैसे बारिश के बारे में पूछते हैं। लोकतंत्र में वो होगा जो हम और आप करेंगे। हम आप क्या करेंगे इसके बारे में सोचें। और यही बात आखिर में, विकल्प। विकल्प का मतलब हम क्या कर सकते हैं। हर बार संडे सत्संग के अंत में वो विराम देने से पहले कुछ ऐसे विचार हम रखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव विचार और एक संघर्ष का विचार। पिछली बार भी मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव विचार, किसान को बेहतर आमदनी मिल सके उसके लिए एक काम हम सब कर सकते हैं, एफपीओ बना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे कोऑपरेटिव कहा जाता है। एक अकेला किसान मंडी में जाता है, आड़ती पर निर्भर होता है, बेचारा है, लाचार है। लेकिन अगर 25 किसान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन जोड़ ले, तो फिर जाके वो हर चीज में बार्गेन करेंगे। वो कहेंगे मुझे अपनी फसल यहाँ नहीं वहां बेचनी, अब नहीं 15 दिन बाद बेचनी, कितने दाम में बेचेंगे, यहाँ नहीं तो 200 किलोमीटर दूर जाके बेचेंगे। बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। सीड्स खरीदेंगे, कुछ और चीज खरीदेंगे, उस सब के अंदर वो अलग तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। किसानों को जोड़ के उनकी कोऑपरेटिव्स बनाना, आजकल सरकार कुछ सब्सिडी वगैरह भी दे देती है, वो छोटी बात है, लेकिन किसानों को जोड़ना बहुत बड़ा काम है। ये हम आप सब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम। लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम के साथ साथ संघर्ष। आने वाले 2 महीने इस देश में किसान आंदोलन के संघर्ष के दिन, और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर इस देश में संविधान का दिवस है। इस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था, हालांकि 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाते हैं और संविधान दिवस की रक्षा के लिए देश के तमाम लोग राष्ट्रीय राजधानी की तरफ आए। उम्मीद है तब तक कोरोना का वार थोड़ा कम हो चुका होगा। किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से कॉल दिया गया है और अपनी तरफ से मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। इस सीजन, अब फसल की बिक्री का सीजन शुरू हो गया है। धान की कुछ वैरायटी बाजार में आनी शुरू हो गई है। मूंग ऑलरेडी बाजार में आ चुकी है। कुछ दूसरी फसलें भी अब बाजार में आ रही हैं और अब धान ज्यादातर आना शुरू हो जाएगा। ये सीजन है जिसमें आप और मैं मिल के देख सकते हैं क्या किसान को उसका फेयर प्राइस मिला। हम ट्रैक करेंगे। इसका एक अलग सिस्टम हम डिवाइस करेंगे जिसमें देश की तमाम मंडियों से हम डेटा इकट्ठा करेंगे और इसको जनता के सामने, सरकार के सामने, मीडिया के सामने पेश करेंगे कि किसान को क्या प्राइस मिल रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं चिंता मत करो, एमएसपी तो गारंटीड है। हम उनसे कहते हैं लिख के दे दो, वो कहते हैं मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें इतने भी विश्वास नहीं होता। चलिए इसका टेस्ट कर देते हैं। आने वाले 2 महीनों में जबकि खरीफ की फसल बाजार में आएगी, हम देश के अलग अलग कोने में जाएंगे, देखेंगे, ट्रैक करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए आप भी जुड़ना चाहेंगे? अगर इस ट्रुथ आर्मी में एक तरफ ट्रोल आर्मी है, दूसरी तरफ ट्रुथ आर्मी हमें खड़ी करनी, अगर ट्रुथ आर्मी का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं तो इस फेसबुक के इनबॉक्स के अंदर अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालिएगा, जुड़िएगा। किसान को बचाने के लिए, किसान को सही दाम मिले, उसके लिए संघर्ष में हम भी सिपाही बन सकते हैं। सत्संग में सच के लिए जुड़ के सच की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। आज सत्संग में इतनी बात। 6 बजे मैं आपके साथ दोबारा रहूंगा आधे घंटे के लिए। बस छोटी सी बातचीत किशन पटनायक के जो जिनका आज जिनकी पुण्यतिथि है, किशन पटनायक जी के बारे में 6 बजे फेसबुक लाइव पे बातचीत करेंगे। बाकी अगले हफ्ते संडे सत्संग में आप क्या सुनना चाहेंगे, किनसे मिलना चाहेंगे, किस विषय पे बात करना चाहेंगे,
सत का सत्संग कैसे करेंगे, आप अपने विचार भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।